Hello, dear students. How are you? Hope all are good. Now you are most welcome. Day 2, Chapter 2, Part 2, Principle of Management. प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं कि प्रबंधन मैनेजमेंट दूसरों से कार्य करवाने की एक कला है। कभी कभी अधिक गंभीर नोट पर अक्सर ये बहस की जाती है कि क्या प्रबंधन का अध्ययन एक कला या विज्ञान है। प्रबंधन की शुरुआती वैज्ञानिकों में से एक हेनरी फ्योल ने प्रबंधन के 14 सिद्धांतों को रखा है। लेकिन इससे पहले कि हम और आप इन सिद्धांतों को सीखें, आपको पहले प्रबंधन की मूल अवधारणा और इसके सिद्धांतों को समझने की आवश्यकता है। हेनरी फ्योल को आधुनिक प्रबंधन का असली पिता माना जाता है। वह 1841 में पैदा हुआ और एक फ्रांसीसी था और एक खनन कंपनी के साथ एक इंजीनियर के रूप में काम कर रहा था। उन्होंने आभासी दिवालियापन से लेकर उच्च सफलता तक कंपनी की स्थिति में सुधार किया, अपने व्यावहारिक अनुभव को बांटा और उन्होंने कुछ तकनीकों का विकास किया। उन्होंने कुछ 14 बुनियादी प्रबंधन सिद्धांतों को सामने लाया जो उन्हें लगा संगठनात्मक ढांचे के बावजूद सभी प्रबंधन स्थितियों में उपयोग किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, प्रबंधन के सिद्धांतों को जानने से पहले प्रबंधन में कुछ मुख्य भूमिकाएं जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है। हेनरी फ्योल के प्रबंधन के 14 सिद्धांतों ने भी प्रबंधन के कार्य को 5 अलग अलग भूमिकाओं में विभाजित किया है। ये भूमिकाएं प्रबंधन को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती हैं। वे इस प्रकार से हैं: पूर्वानुमान और योजना, आयोजन, कमांडिंग एंड लीडिंग, समन्वय, कंट्रोलिंग। इस भूमिका में से प्रत्येक को एक अलग विशेषता की आवश्यकता होती है। प्रबंधन के पास ऐसे लोग होने चाहिए जो संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन भूमिकाओं को कुशलतापूर्वक निष्पादित कर सकें। आगे प्यारे बच्चों, प्रबंधन के सिद्धांतों का महत्व। इससे पहले कि हम कुछ सीखें, ये समझना हमेशा अच्छा होता है कि इसे जानना क्यों महत्वपूर्ण है। संगठन चलाना बहुत बड़ा काम है। कई बार ये कठिन हो सकता है कि यदि आप नहीं जानते कि कहाँ से शुरू करें। प्रबंधन के सिद्धांत संगठन को एक सुसंगत प्रबंधन संरचना बनाने में मदद करते हैं, जो एक सफल संगठन चलाने की रीढ़ है। सिद्धांत प्रबंधन के लिए मार्गदर्शन और संदर्भ के रूप में काम करते हैं कि कैसे कुछ स्थितियों में को संभालना है या संगठनात्मक संरचना और कमान की श्रृंखला का प्रबंधन करना है। तो प्यारे बच्चों, अब आते हैं हेनरी फ्योल द्वारा दिए गए या संपादित किए गए प्रबंधन के 14 सिद्धांत। नंबर 1, कार्य का विभाजन, विजन ऑफ वर्क। कार्य विभाजन का सिद्धांत वास्तव में विशिष्टीकरण का सिद्धांत है। हेनरी फ्योल के अनुसार इसे प्रबंधकीय तथा तकनीकी सभी तरह के कार्यों में लागू किया जाना चाहिए। इस सिद्धांत द्वारा संगठन में उच्च स्तरीय कार्य कुशलता को प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 2, अधिकार तथा उत्तरदायित्व, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्यारे बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। फ्योल का कहना है कि अधिकार का प्रभाव उत्तरदायित्व से होता है। जो प्रबंधक दूसरों पर अधिकारों का प्रयोग करते हैं, उन्हें अपने निर्णयों तथा परिणामों का उत्तरदायित्व को भी वहन करना चाहिए। अधिकार को उत्तरदायित्व से प्रेरित और इसका परिणाम मानते हैं। अधिकार सत्ता आधिकारिक, ऑफिशियल तथा व्यक्तिगत दोनों प्रकार की होती है। आधिकारिक अधिकार संगठन में प्रबंधक की पदस्थितियों से उत्पन्न होती है, अंडरस्टैंड, उत्पन्न, तथा व्यक्तिगत अधिकार विधि या बुद्धि, अनुभव, नैतिकता तथा विगत सेवाओं के आयोजन से या संयोजन से उत्पन्न होता है। इस सिद्धांत से स्पष्ट होता है कि प्रबंधकों को उत्तरदायित्व के बिना अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए। नंबर 3, अनुशासन, डिसिप्लिन। प्यारे बच्चों, हर एक संस्था में अनुशासन का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए फ्योल ने अनुशासन
किसी संगठन की समुचित कार्यप्रणाली को संचालित रखने के लिए अनिवार्य शर्त है। संगठन के सदस्यों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कार्य का निष्पादन करते समय अपने व्यवहार को नियमों, मापदंडों तथा प्रचलित परंपराओं के अनुसार बनाए रखें। हेनरी फ्योल के मत में अनुशासन बनाए रखने के लिए निम्न फैक्टर बहुत जरूरी हैं। सभी स्तरों पर अच्छे निरीक्षक नियुक्त करना, कर्मचारियों के लिए रेनन तथा सर्वमान्य नियमों का समझौतों का होना तथा दंड की उचित व्यवस्था का होना तथा दृढ़तापूर्वक नियमों को लागू करना आवश्यक है। हेनरी फ्योल के अनुसार किसी संस्था का कुशल संचालन अच्छे नेतृत्व पर निर्भर करता है। इसलिए अनुशासन बनाए रखने के लिए ये भी आवश्यक है कि संस्था का नेतृत्व भी अच्छा हो। वे लिखते हैं, अनुशासन वही है जो नेता कायम करने में सक्षम होते हैं। नंबर 4, आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड। प्यारे बच्चों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को एक ही अधिकारी से निर्देश मिलने चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक ही समय में एक से अधिक अधिकारियों के आदेशों व निर्देशों का पालन नहीं कर सकता। इसलिए प्रत्येक कर्मचारी को एक समय में एक ही निर्देश चाहिए। अनेक अधिकारियों से आदेश मिलने पर कर्मचारी ये निर्णय नहीं कर पाएगा कि वह किसके आदेश का पालन कर सके, किसके आदेश का नहीं। वह कर्मचारी भ्रमित हो जाएगा और कंफ्यूज हो जाएगा तथा अपने दायित्व से विमुख भी हो सकता है। इसलिए हेनरी फ्योल ने आदेश की एकता के सिद्धांत पर को महत्वपूर्ण माना है। निर्देशन की एकता, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। प्यारे बच्चों, ये सिद्धांत भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक उद्देश्य से संबंधित क्रियाएं एक समूह में होनी चाहिए और एक का एक अधिकारी होना चाहिए। वन हेड एंड वन प्लान और ए ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव। फ्योल की राय में समान उद्देश्य वाली क्रियाओं का एक समूह हो और उसके लिए एक मुखिया और एक योजना हो। इसका अर्थ नहीं कि सभी निर्णय शीर्ष स्तर पर लिए जाएं, बल्कि इसका इतना ही अर्थ है कि सभी सन्निहित शर्तों का निर्देशन एक ही व्यक्ति के द्वारा होना चाहिए। उदाहरणार्थ, विपणन क्रियाएं जैसे उत्पाद व्यूह रचना, नीति विज्ञापन तथा संवर्धन वितरण नीति, उत्पादन कीमत नीति, विपणन अनुसंधान आदि का ही प्रबंधक के नियंत्रण में हो तथा उसके निर्देशन के लिए एक एकीकृत योजना बनाई जाए। इस प्रकार जहां आदेश की एकता एक व्यक्ति की क्रियाओं से संबंधित है, वही निर्देशन की एकता संगठन के समस्त स्तरों पर किसी समूह की क्रियाओं से संबंधित है। नंबर 6, व्यक्तिगत हितों की सामान्य हितों के प्रति गौणता, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। प्यारे बच्चों, संगठन का हित व्यक्तिगत और सामूहिक के हितों से ऊपर होता है। ऐसा तभी हो सकता है जब संगठन के उच्च पदों पर कार्यरत प्रबंधकों द्वारा ईमानदारी, न्याय और निष्ठा का व्यवहार प्रस्तुत किया जाए। यद्यपि प्रबंधकों का ये उत्तरदायित्व है कि वे व्यक्तिगत और सामूहिक हितों में समन्वय बनाए रखें, फिर भी जब कभी इनमें टकराव की स्थिति उत्पन्न हो, सामान्य हितों के पक्ष में व्यक्तिगत हितों को समर्पित कर देना चाहिए। ये सिद्धांत ये भी दर्शाता है कि संगठनात्मक हितों की तुलना में सामाजिक व राष्ट्रीय हितों की वरीयता दी जानी चाहिए। हेनरी फ्योल के अनुसार व्यक्तिगत हितों को कभी भी संस्था के हितों से ऊपर नहीं समझा जाना चाहिए। जब कभी इन दोनों में टकराव उत्पन्न हो जाए तो व्यक्तिगत हितों के ऊपर संस्था के सामान्य हितों को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आपने यहाँ तक सुना होगा, आत्मसात किया होगा, नोट किया होगा। प्यारे बच्चों, इसके लिए 3 बातों का पालन किया। आपसी कार्य स्पष्ट हो, निरीक्षण दृढ़ हो तथा बेस सिद्धांत की पालना दृढ़ता से करें तथा निरीक्षण व्यवस्था निरंतर चालू रहे। नंबर 7,
रेमुनरेशन पारिश्रमिक। कर्मचारियों की पारिश्रमिक दर की दर तथा भुगतान की पद्धति न्यायोचित होनी चाहिए, समतामूलक होनी चाहिए। पारिश्रमिक की पद्धति उचित हो जो कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करे। फ्यूल ने कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए अवित्तीय प्रेरणाओं को अपनाने पर बल दिया, जैसे प्रमोशन, पदोन्नति इत्यादि। नंबर 8, केंद्रीकरण सेंट्रलाइजेशन। प्यारे बच्चों, ये सिद्धांत अधिकार सत्ता के केंद्रीकरण से संबंधित है कि संगठन में किस सीमा तक सत्ता का केंद्रीकरण हो और कब उसे विकेंद्रित किया जाए। फ्यूल के मत में सत्ता का केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण प्रबंधकों के व्यक्तिगत गुणों, अधीनस्थों की योग्यता और व्यवसाय की दशा पर निर्भर करता है। फ्यूल के अनुसार छोटे पैमाने पर उत्पादन करने वाली संस्थाओं में तो केंद्रीकरण स्वाभाविक है, परंतु बड़ी संस्थाओं में केंद्रीकरण का निर्णय संस्था के व्यापक हितों, कर्मचारियों की भावनाओं तथा कार्य के प्रति आदि बातों पर विचार करके लिया जाना चाहिए। वैसे भी बड़े पैमाने के उत्पादन वाले उद्योगों के लिए विकेंद्रीकरण का सिद्धांत अपनाना चाहिए। प्यारे बच्चों, अभी आप चित्र में देख रहे हैं आदेश की सोपान श्रृंखला, स्केलर चेन। इस चित्र को ध्यान से देखें। इस चित्र में ABCDEF और LMNOP दोनों तरफ एम्प्लॉयज हैं और हेनरी फ्यूल के अनुसार किसी संगठन में सोपान श्रृंखला उच्चतम स्तर से लेकर निम्न स्तर तक के पदाधिकारी क्रम को दर्शाते हैं। संगठन में कार्यरत सभी व्यक्ति एक दूसरे के साथ उच्च अधिकारी और निम्न अधिकारी या अधीनस्थ संबंधों द्वारा जुड़े होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सामान्यतः पदाधिकारियों के साथ संपर्क स्थापित करते समय किसी भी संबंधित स्तर की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। इसे एक उदाहरण द्वारा बताया जा सकता है कि फोरमैन F को मैकेनिक P के साथ संपर्क करने के लिए EDCB और के माध्यम से गुजरना चाहिए, किंतु आवश्यकता पड़ने पर इस सोपान श्रृंखला का उल्लंघन भी किया जा सकता है। ये उल्लंघन कभी कभी किया जा सकता है, इसके लिए दोनों को उनके उच्च अधिकारियों से अनुमति मिल सकती है। इसके लिए टॉलीरोपण का प्रयोग, गैंग ब्लैंक का प्रयोग किया जा सकता है। इसे दिए गए चित्र के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। तो प्यारे बच्चों, आज का जो चैप्टर 2 का पार्ट 2 यहीं समाप्त करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा, आत्मसात किया होगा, और मैं इस चैप्टर के अंत में आपको होमवर्क के लिए, जैसे पिछले कल आपने किया था, 2 प्रश्न इस भाग से दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन स्केलर चेन, सोपान श्रृंखला का चित्र सहित वर्णन करें, और एक्सप्लेन यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता का वर्णन करें, और वैसे ही अपने नोटबुक पे उतार करके स्क्रीनशॉट ले करके आप हमारे +2 कॉमर्स की ग्रुप पे विद नेम भेजें। थैंक्स, धन्यवाद। कल फिर आपसे मुलाकात होगी।